Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on Nobel Prizes. अभी रिसेंटली मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल कमेटी ने अनाउंस किया है, तो उसके ऊपर हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे. ओके, पीएम प्रैक्टिस प्रो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें पीएम पीडीएफ कोर्स है, बैंकिंग पीडीएफ कोर्स, जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड वेरिंग पैटर्न्स, ताकि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ फॉर योर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स. एंड इसमें इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज़ भी, दैट इज़ पीएम बैंकिंग प्रो, जिसमें मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं फॉर बोथ बैंक एग्ज़ाम्स एंड इंश्योरेंस. तो आप ये चेक कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. सो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है शॉट इन द आर्म. शॉट क्या होता है? यह जैसे कि फ्लू शॉट हम कहते हैं, तो इट्स अ वैक्सीन. ओके, फ्लू शॉट. तो शॉट इन द आर्म यानी कि एक वैक्सीन के लिए हम फ्रेज़ ये यूज़ करते हैं. और कहाँ यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ से बूस्ट मिले किसी को, जैसे कि गवर्नमेंट कोई एक ऐसा प्लान अनाउंस करती है जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिले, तो हम कहेंगे इट इज़ अ शॉट इन द आर्म. ठीक है. या फिर कोई ऐसा एक नई स्कीम या कोई ऐसा कोई लॉ बनाती है गवर्नमेंट, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए, या फिर जो है हेल्थ केयर बेटर हो जाए, तो हम कहेंगे इट इज़ अ शॉट इन द आर्म फॉर द हेल्थ केयर या फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट. ठीक है. तो इस तरह शॉट इन द आर्म हम यूज़ करते हैं फ्रेज़ को अलग अलग सिचुएशंस में. यहाँ पर हम बात करें नोबेल प्राइज़ जो इस ईयर दिया गया है उसके ऊपर है. तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, देन वी विल डिस्कस. Next. Next. ओके, सो अब आपने रीड कर लिया है पैसेज. ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. क्लोजेस्ट वर्ड बताना है अनडेटर्ड से, जो कि पैसेज में यूज हुआ है वर्ड अनडेटर्ड. सो इररेज़ोल्यूट, आउटरेजियस, फैसिनेटिंग, टेनेशियस एंड एब्सर्ड. ठीक है. तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो क्लोजेस्ट होगा, इसका आंसर हम पैसेज के बाद डिस्कस करेंगे. चलो. So all nominees for the Nobel Prize in Physiology or Medicine have path-breaking achievements to their credit. तो जिन लोगों को भी नॉमिनेट किया जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए, उन सभी के अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवांस होती हैं. और पाथ ब्रेकिंग होता है कोई बहुत ज़्यादा इतनी नई डेवलपमेंट की इससे हमारा नज़रिया ही बदल जाए एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने का. तो मेडिसिन के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनको नॉमिनेट किया गया, उन सभी के जो रिसर्च है, इट इज़ पाथ ब्रेकिंग. ओके, टू देयर क्रेडिट. तो उन सभी की अचीवमेंट्स जो है वो पाथ ब्रेकिंग है. बट ऑफन द फाइनल चॉइस ऑफ द विनर माइट हैव अ लॉट टू डू विद द टाइमिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट. अब उन सभी में से किस साइंटिस्ट को जो है प्राइज़ अवार्ड किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कई बार कि टाइमिंग पे, कि किस टाइम पे वो अवार्ड दिया जा रहा है, एंड द कॉन्टेक्स्ट. तो टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये पैसेज है कि एक तो जो टाइम है, अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट और किस टाइमिंग की बात हो रही है. कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन would have thus been safe bets for their work that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. तो अभी हमने देखा 2020 में COVID-19 जो है पैंडेमिक शुरू हुई, और फिर कुछ ईयर्स तक काफ़ी जो है उसका इम्पैक्ट रहा, लेकिन वैक्सीन के डिप्लॉयमेंट की वजह से बहुत हद तक पैंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सका था. तो उसी में ही एक टाइप की वैक्सीन होती है mRNA वैक्सीन. और इस ईयर जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन दो साइंटिस्ट्स को, किन्हें, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन,
ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने mRNA वैक्सीन के डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया था। तो इसीलिए एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैंडेमिक का कॉन्टेक्स्ट है, वैक्सीन्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी टाइमिंग की वजह से जो है इनको अवार्ड देना एक सेफ बेट है, यानी कि सही है, इट इज़ अप्रोप्रिएट। द 2023 नोबेल अनाउंसमेंट कम्स एज नो सरप्राइज एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वैक्सीन्स ने कोविड-19 के टाइम पे, गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल अलाइव। जो mRNA वैक्सीन्स की वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान बच सकी थी, ठीक है, और जो पैंडेमिक के स्प्रेड को रोका जा सका था। सो मेनी पीपल आर अलाइव एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स सिर्फ इन्हीं वैक्सीन्स की वजह से। इट ऑल्सो टिक्स ऑल द बॉक्सेस। व्हाट डज दिस फ्रेज टिक ऑल द बॉक्सेस मीन्स कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया है कि ये चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, तो अगर नोबेल प्राइज़ कमेटी की हम बात करते हैं तो उनके भी कुछ क्राइटेरिया होंगे कि किसे वो अवार्ड करेंगे, कि क्या वो उनके वो सब क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है या नहीं। सो इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस मतलब कि उनके सारे क्राइटेरिया को मीट करता है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया थे? द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन मस्ट बी अवॉर्डेड फॉर अ डिस्कवरी दैट वुड कॉन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड। तो इस क्राइटेरियन को वो टिक करता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड कैसे डेमॉन्स्ट्रेट किया उसने कोविड-19 के टाइम पे, ओके, विच mRNA अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट डिड। This Nobel is also significant in that it recognizes the contribution of a woman of science. 13 women have now won the Nobel Prize for Medicine out of 225 awarded. तो एक और important point है कि it is significant in that it recognizes the contribution of a woman. मेडिसिन के अंदर और जनरली अगर हमके नोबेल प्राइजेस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, क्योंकि यहाँ पर डेटा गिवन है। ये देखो कि आउट ऑफ 225 मेडिसिन नोबेल्स, उनमें से सिर्फ कितने 13 ही वेमेन को मिले हैं आज तक। और अगर हम सभी नोबेल प्राइजेस की बात करते हैं तो आउट ऑफ 62 वेमेन को नोबेल प्राइज़ मिला है एंड 894 मेन को नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है एंड इसको भी एड्रेस करता है अगर ये प्राइज़ इन साइंटिस्ट को मिलता है, क्योंकि कैटलिन कैरिको जो है शी इज़ अ वुमन, ओके। The best outcomes inevitably emerge from intersectoral collaborations and steadfast scientific research conducted against all odds. तो जो बेस्ट आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इनएविटेबली मतलब इन अ वे दैट कैन नॉट बी अवॉइड। यानी ऐसा ही होता है कि जब इंटरसेक्टोरल डिफरेंट सेक्टर्स से लोग मिल के रिसर्च करते हैं तो वहीं से ही हमें बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो वहीं से मिलते हैं। तो इनएविटेबली मतलब ऐसा ही होता है कि जब इंटरसेक्टोरल रिसर्च होगी तो हमें बेस्ट आउटकम्स मिलते हैं। कोलैबोरेशंस एंड कोलैबोरेशन क्या होता है? साथ में मिलके कोई एक्टिविटी या कोई वर्क करना, ओके। एंड स्टेडफास्ट इज़ व्हाट? स्टेडफास्ट होता है कोई पर्सन एक अपने जो चीज़ उसने डिसाइड की है उसी पे वो बिना हिचकिचाए, बिना डगमगाए वो उसी पाथ पर चलता जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेडफास्ट, ठीक है, डिटर्मिनेशन के साथ। सो स्टेडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होगा कि जो रिसर्च एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में की जा रही है एंड लगातार उस पर वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाफ हार्टेड एफर्ट्स है, उस पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टेडफास्ट साइंटिफिक रिसर्च कंडक्टेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आएँ पर हम नहीं रुकेंगे, हम अपना काम करते जाएंगे। सो हंगेरियन बायोकेमिस्ट केटलिन कैरिको बिकेम फैसिनेटेड विद mRNA व्हेन इट वाज अ मियर पॉसिबिलिटी। तो जब केटलिन कैरिको की रिसर्च शुरुआत के डेज़ की बात करें, जब mRNA वैक्सीन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, किसी ने mRNA जो है वो डिस्कवर नहीं किया था, इट वाज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो तभी से ही केटलिन कैरिको was fascinated, she was very interested in it, okay. In human cells genetic information, अब यहाँ पर हमें एक तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, टाइमिंग की बात की थी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, टाइमिंग कोविड-19 का टाइमिंग, कोविड-19 का कॉन्टेक्स्ट, एंड दूसरा कि जो रिसर्चर है शी इज़ अ वुमन, ठीक है। तो ये इसलिए वो सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है
और ये हमने देखा, इसलिए एक तो ये इंट्रोडक्शन हमें समझ में आया। अब हमें थोड़ा बैकग्राउंड मिल रहा है कि ये रिसर्च है किस बारे में, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इन ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए, हमें पता है ह्यूमन सेल्स, इनफैक्ट लिविंग सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए ट्रांसफ़र होता है किसको? मैसेंजर आरएनए को, एमआरएनए को, एंड दिस इज देन यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो प्रोटीन प्रोडक्शन सेल्स में कैसे होती है? पहले डीएनए से डीएनए ट्रांसफ़र होता है एमआरएनए को, एंड वहाँ से फिर वो प्रोटीन प्रोडक्शन होती है। टेम्पलेट होता है, आप कोई एक स्टैंडर्ड बना देते हो जिससे फिर दूसरी कॉपीज़ बनती जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ टेम्पलेट। आपने अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई, उसके टेम्पलेट्स आपने देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं कि इट्स अ रेडीमेड जो है एक प्रेजेंटेशन जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही तो इट इज़ यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। इसी की हेल्प से फिर प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। जो स्ट्रक्चर जो है सेल्स का वो मेनली प्रोटीन से बना होता है, एंड प्ले अ की रोल इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। ड्यूरिंग द 1980s a method called in vitro transcription permitted the idea of using mRNA for vaccine and therapy to take off. अब 1980s की टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे एक मेथड था इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन। उस मेथड ने क्या उस मेथड के थ्रू क्या पॉसिबल हो पाया? इट परमिटेड द आइडिया ऑफ यूजिंग mRNA, कि उस मेथड की हेल्प से mRNA को यूज़ किया जा सकता था वैक्सीन्स बनाने के लिए, ठीक है, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट्स के लिए। टेक ऑफ मतलब एक तो प्लेन टेक ऑफ करता है, उड़ता है, और दूसरा टेक ऑफ का मतलब टू स्टार्ट, ओके, और टू बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ पर था कि टू स्टार्ट, टू बिगिन। तो इस मेथड से जो है mRNA वैक्सीन्स बनाई जा सकती थी, बट enthusiasm to work on this flagged as several hurdles emerged। अब यहाँ पर फ्लैग जो है एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। किसी चीज़ को फ्लैग करना होता है कि आप कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको पॉइंट आउट करते हो, लेकिन यहाँ पर फ्लैग का दूसरा मीनिंग है enthusiasm to work on this flagged मतलब कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो यानी मेथड था लेकिन एंथुसियाज्म नहीं था, जो है एक विल पावर नहीं थी, या कि एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट नहीं था इसको फर्दर डेवलप करने में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, ठीक है, इंक्लूडिंग चैलेंजेस इन डिलीवरी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। जब इस पर रिसर्च चल रही थी तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे थे जो कि रिसर्च को चैलेंजिंग बना रहे थे और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अनडिटर्ड यानी कि किसी चीज़ से डर जाना, ठीक है। अनडिटर्ड मतलब कि जो प्रॉब्लम्स के बाद भी रुकता नहीं है, अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो अनडिटर्ड कैरी को केप्ट ऑन द कोर्स। कोर्स क्या होता है? रास्ता, जो आपने रास्ता चुना है। इफ़ यू कीप ऑन द कोर्स, आप उसी रास्ते पर चलते जाते हो, ठीक है। सो केप्ट ऑन द कोर्स मतलब जो रास्ता था उसी पर ही चलते रहें, ओके। ऑफ द कोर्स ऑफ डेवलपिंग मेथड्स टू यूज़ mRNA फॉर थेरेपी। तो 1980s की बात है, तब से वो शी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दिस, ठीक है, यूज़ mRNA फॉर थेरेपी व्हेन शी वाज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। शी वाज देन जॉइंड बाय इम्यूनोलॉजिस्ट वीजमैन who was studying dendritic cells that have important functions in immune surveillance and activation of vaccine-induced immune responses। तो वो इस पर रिसर्च कर रही थी, एंड शी मेट वाइजमैन जो कि एक इम्यूनोलॉजिस्ट है, तो कैसे इम्यून सिस्टम वर्क करता है वो स्टडी करते हैं। तो वो एक टाइप के सेल्स स्टडी कर रहे थे, डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इम्यून सर्वेलेंस में। सर्वेलेंस होता है नज़र रखना, निगरानी रखना किसी चीज़ पे। हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस पे नज़र रखता है। कोई भी फॉरेन सेल्स जो हैं अगर वो आते हैं तो उनको एलिमिनेट करना, ये सब इन सब पे जो है उसका एम रहता है ये सब। तो सर्वेलेंस जो है इम्यून सर्वेलेंस, इम्यून सिस्टम कैसे नज़र निगरानी रखता है बॉडी पे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एंड एक्टिवेशन ऑफ वैक्सीन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस। और ये जो सेल्स हैं ये और किस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वैक्सीन के थ्रू कैसे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स
जो है वो आता है, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये स्टडी कर रहे थे वेसमैन। Over the years, by making base modifications to the mRNA, they managed to ease delivery paths and get rid of the inflammatory reactions. Base जो है वो पार्ट होता है mRNA का ही, तो यानी हम ये कह सकते हैं mRNA में ही मॉडिफिकेशंस करके ओवर द ईयर्स उन्होंने रिसर्च की, उसमें मॉडिफिकेशंस किए और फिर वो एक ऐसा वे ढूंढ पाए ताकि जो ये रिएक्शंस है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, वो ना हो, तो उन्हें वो रिमूव कर पाए। एंड इनकोएट आइडिया वॉज फाइनली टीज्ड इनटू फ्रूशन। इनकोएट यानी कि जो सिर्फ शुरू हुआ था, बहुत सिर्फ शुरुआत ही हुई थी उस आइडिया की, उसे उन्होंने कंप्लीट किया। 1980s में सिर्फ एक आइडिया था कि mRNA वैक्सीन जो है वो बनाई जा सकती हैं। उन्होंने ओवर द डेकेड्स उस पर वर्क किया, ठीक है, और उसको फिर फ्रूशन तक, कंप्लीशन तक, पूरा होने तक उन्होंने उस पर काम किया, ठीक है। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। इफ वी स्टार्ट समथिंग वी शुड डू इट until completion, ओके। तो फ्रूशन, दिस वॉज इन 2005 की बात है ये, जब उन्होंने ये डेवलप की थी, 15 years बिफोर द कोविड-19 पैंडमिक। और उनकी रिसर्च जो 2005 में उनकी पूरी हुई थी, वो फिर 2019 में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कोविड-19 के टाइम पे। बट द टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट अराइव्ड इन 2019 व्हेन साइंटिस्ट taught the mRNA vaccine to instruct human cells to make the S protein found on the surface of the COVID-19 virus। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने mRNA वैक्सीन जो बनाई, तो mRNA वैक्सीन को उन्होंने किस तरीके से डेवलप किया कि ह्यूमन सेल्स जो हैं वो S प्रोटीन बना पाएँ, जो किस में होता है, जो कि कोरोना वायरस में होता है। तो अगर S प्रोटीन, ये प्रोटीन ह्यूमन सेल्स फॉर्म कर पाएँ तो वो एक तरह से जो कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, एस प्रोटीन, उसको मिमिक करता है। तो बॉडी अगर इस प्रोटीन को डिटेक्ट करती है, तो अगर फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसे भी रिकग्नाइज कर पाएगी। दिस कॉजेज द बॉडी टू क्रिएट एंटीबॉडीज विच विल फाइट द वायरस इफ द इंडिविजुअल वर टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन। अब यह कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ओके। तो वर टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, द रेस्ट ऑफ कोर्स इज हिस्ट्री। तो उन्होंने इसको डेवलप किया कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस को डिटेक्ट कर पाए बॉडी, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बने जो कि जिससे इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो ये एडिटोरियल का फोकस उसी पे है, कैसे जो ये रिसर्च थी कि क्यों इस ईयर जो ये अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ है, वो इन पर्टिकुलर साइंटिस्ट को दिया जा रहा है। उन्होंने कैसे, एक तो बैकग्राउंड हमें मिला कि क्या होता है mRNA, ठीक है, और फिर हमने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे इन साइंटिस्ट ने ओवर द ईयर्स वर्क किया इस पर, कैसे उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक इस आइडिया को इस पे वर्क किया। और फिर 2005 में उनकी रिसर्च कंप्लीट हुई एंड उसके 15 ईयर्स बाद वो रिसर्च कितनी ज़्यादा यूज़फुल रही और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही। तो ये एडिटोरियल हमने आज देखा फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। तो हमने एक वर्ड देखा था अनडिटर्ड, यानी कि किसी चीज़ से कोई घबराता नहीं या फिर किसी कारण की वजह से अपने रास्ते से नहीं हटता, अनडिटर्ड। इररेज़ोल्यूट, रेज़ोल्यूट क्या होता है, जिसका संकल्प बिल्कुल दृढ़ होता है, यानी स्ट्रांग होती है जिसकी रिजॉल्व, ठीक है। तो इररेज़ोल्यूट जिसकी रिजॉल्व स्ट्रांग नहीं होती, तो ये तो अनडिटर्ड का क्लोज मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। आउटरेजियस, जिससे कुछ शॉकिंग हो, कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग इवेंट हो, ठीक है, लोग आउटरेजियस सुनो। फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, हमने अभी ये एडिटोरियल में भी देखा था। टेनेशियस इज हार्ड वर्किंग एंड अनडिटर्ड। टेनेशियस हार्ड वर्किंग की सेटबैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी आप वर्क करते रहते हो, ठीक है। और अनडिटर्ड भी यही मीनिंग कन्वे करता है। तो क्लोजेस्ट जो है वो टेनेशियस है। एब्सर्ड इज स्ट्रेंज विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, सो डी इज़ द राइट आंसर। एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। एंड मंथली PDF भी वोकैब की, वो भी आपको अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट पे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.